आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या? वैदिक काल। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल बहुत ही अच्छी तरीक़े से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इस वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। तो वैदिक काल में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक के हम समयों को अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वैदिक काल का समय कहाँ से कहाँ तक है, कब से कब? तो वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से पढ़ना है वैदिक समाज का निर्माता आर्य थे। आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक समाज का निर्माता कौन थे? तो आर्य लोग थे। कौन लोग थे? आर्य लोग। अब देखिए यहाँ पे आर्यों, दूसरा पॉइंट जो है, आर्य मध्य एशिया, आर्य जो थे मध्य एशिया यानी मैक्स मुलर से आए थे। तो आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से या मैक्स मुलर से आए थे। और भारत में सप्त या सैंधव प्रदेश में, यानी 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब या हरियाणा में वो बस गए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि आर्य कहाँ से आए थे? तो मैक्स मुलर या एशिया से आए थे। और कहाँ बसे थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश में या 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब या हरियाणा में वो बस गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य का भाषा क्या था? तो संस्कृत था, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। जो संस्कृत बोलते थे वो आर्य कहलाते थे, और आर्य लोग जो अपने आप को क्या समझते थे? श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों का अनार्य या निम्न कहा जाता था। देखिए, जो आर्य नहीं थे उसको निम्न कहा जाता था या अनार्य कहा जाता था। ठीक है, आगे जो है, दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? तो अगस्त मुनि के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित, यानी उत्तर भारत का आर्य जो करण किया, विदेह का पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया। ठीक है, उत्तर भारत का आर्यकरण जो किया, राजा विदेह का जो पुरोहित था गौतम राहुगढ़ ने किया था। ठीक है, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाया था। लेकिन ये जो था गंगा नदी को उसी पार रह गया था और गंगा नदी को पार नहीं कर पाया था, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है। तो अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? अछूतों की भूमि कहा गया है। और यहाँ कि गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट है, इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी। आर्य के समय सबसे प्रिय जो पशु थी गाय थी, जो समृद्धि का संकेत था। गाय की हत्या करने वाले पर मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर किसी ने गाय की हत्या कर दिया तो उसको मृत्यु दंड तक के दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना। राजा का मुख्य कार्य क्या था? गाय के लिए युद्ध करना या गविष्ठ, जिसको युद्ध को क्या बोला जाता था? गविष्ठ। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। तो आर्य लोग क्या करते थे? खेती करते थे, और उसका जो अर्थव्यवस्था था क्या था? कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक जो समाज था कैसा था? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता।
ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की चर्चा है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की चर्चा है, जो आर्य एवं तथा अनार्य के बीच हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आर्य और अनार्य के बीच जो युद्ध हुआ उसको क्या कहा जाता है? तो दशराग्य का युद्ध कहा जाता है। और इसका वर्णन कहाँ है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, उसमें आर्य विजय हुए। उस जो दशराग्य का युद्ध हुआ उसमें आर्य लोग विजय हुए और आर्यों का कबीला भरत था। आर्यों का कबीला जो था भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। उस समय जो जाति का निर्धारण होता था कर्म के आधार पर होता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण, जब उत्तर वैदिक काल आया तब उसका जाति का निर्धारण उसके वंश के आधार पर होने लगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोहे की खोज कब हुई? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका जो है देखिए, सबसे जो ऊंची जाति था ब्राह्मण था, उसके बाद क्षत्रिय आता था, उसके बाद वैश्य, और सबसे जो नीची जाति था शूद्र का था। तो सबसे ऊंची जाति कहा जाता था ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद वैश्य, और सबसे जो नीची जाति था शूद्र कहलाते थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ से देखिए कुछ महत्वपूर्ण है वैदिक काल की नदियाँ। वैदिक काल में कौन कौन सी नदियाँ था, उसका प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे सिंध है, जो सिंध का प्राचीन ये जो है सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु, और अभी आधुनिक नाम है सिंध। ठीक है, वितस्ता ये झेलक का है, झेलम नदी का। वितस्ता किसका आधुनिक नाम है? वितस्ता जो है झेलम जो है ये आधुनिक नाम है, और वितस्ता जो है उसका प्राचीन नाम है। उसके बाद स्वात नदी का जो प्राचीन नाम है यह सुवस्तु है। क्या है? सुवस्तु। गोमल का प्राचीन नाम क्या है? गोमती। गोमल का प्राचीन नाम गोमती है। और गंडक का जो प्राचीन नाम है सदानीरा है, सदानीरा। और व्यास का पुराना नाम है विपासा। ठीक है, व्यास का पुराना नाम विपासा है। आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी एक छूटा हुआ है। कुर्रम का प्राचीन नाम है कुंभ। ठीक है, आगे है। उसके बाद यहाँ पे देखिए काबुल का प्राचीन नाम है, काबुल नदी का प्राचीन नाम है कुंभा। घग्गर नदी का प्राचीन नाम है द्विसदती। और रावी का प्राचीनतम नाम है रावी नदी का पुरुषनी। सतलज का प्राचीन नाम है सतुद्री। चिनाब का प्राचीन नाम है आस्किन। सोहन नदी का प्राचीन नाम है सुषमा। व्यास का प्राचीन नाम है विपासा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डबल हो गया है, यहाँ पे भी बताया गया है और यहाँ भी बताया गया है। और नीचे देखिए विपासा हो गया। तो चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। इसको आप चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रह सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है थोड़ा सा एक और पॉइंट बच गया है, उसको पढ़ लेते हैं कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है। वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक जो नदी का चर्चा है वो सिंधु नदी का है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। उस समय का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा था? तो सिंधु नदी ही थी, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा बार जिक्र किया गया है। अब है वैदिक काल के देवताओं। देखिए वैदिक काल में कौन कौन से देवता थे उनके बारे में पढ़ना है। वैदिक काल के देवता, देखिए सबसे पहला इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। तो इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। और वैदिक काल में सबसे ज़्यादा चर्चा किया गया है, तो 250 बार इन्हीं को किया गया है, इंद्र भगवान को। और ये जो थे युद्ध तथा वर्षा के देवता थे। उसके बाद है अग्नि। अग्नि का जो चर्चा किया गया है 200 बार किया गया है। कितनी बार? 200 बार। उसके बाद है वरुण। वरुण जो थे वायु का देवता कहे जाते थे। वरुण जो थे वायु का देवता। उसके बाद है सोम। सोम जो थे जंगल के देवता कहलाते थे, जंगल का देवता। उसके बाद देखिए यहाँ पे मारुत। मारुत जो था तूफान के देवता थे। मारुत जो था तूफान के देवता।
उसके बाद छठा है रौद्र। रौद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे, इन्हें पशुओं की देवता कहते थे। तो रौद्र को पशुओं का देवता भी कहते थे और सबसे क्रोधित देवता इन्हीं को कहा जाता था। सातवां है विष्णु। विष्णु जो थे संरक्षक एवं पालन करता थे। विष्णु जो थे संरक्षक एवं पालन करता थे। पूषण जो था पशुओं का देवता था। पूषण जो था पशुओं का देवता थे। यहाँ पे देखिए गविष्ट का अर्थ होता है, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, गविष्ट का मतलब क्या होता है, गायों के लिए किया गया युद्ध, उसी को क्या बोलते हैं, गविष्ट बोला जाता था। आगे देखिए सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। देखिए जो हल से जोता हुआ जो जमीन पर निशान पड़ता है उसी को क्या बोला जाता है, सीता बोला जाता था, सीता। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उसके बाद पढ़ना है वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, इसमें कहा गया है कि इस समय सबसे बड़ा पद जो था राजा का होता था। इस समय सबसे बड़ा जो पद था राजा का होता था वैदिक काल में, जिसे जनता चुनती थी। जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठक कर इसकी चर्चा करते थे। तो इस समय ऐसा था कि राजा अकेले स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, ये कुछ समितियां बनी हुई थी, उसके माध्यम से ही राजा अपना फैसला को लेता था। और राजा को कौन चुनता था, प्रजा के द्वारा चुना जाता था राजा को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वैदिक काल में, ठीक है। उसके बाद है वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। वैदिक काल में कितनी प्रमुख संगठन थी, तो 3। सबसे पहला है सभा। यह निम्न या साधारण लोगों का संगठन था, जिसकी चर्चा 8 बार मिलती है। कितनी बार, 8 बार मिलती है। और ये सभा जो था सबसे निचली सदन था या निचली संगठन कह सकते हैं। उसके बाद है दूसरा जो था समिति था। समिति यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसमें क्या थे, उच्च लोगों का यह संगठन था और इसकी जो चर्चा है 9 बार की गई थी। कितनी बार, 9 बार। उसके बाद अब विदथ जो था यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार हुई है। तो याद रखिएगा कि पहले जो था वैदिक काल में 3 महत्वपूर्ण संगठन था। पहला है सभा, दूसरा है समिति और तीसरा है विदथ। तीनों का हम पढ़ा चुके हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। सभा का 8 बार चर्चा किया गया है, समिति को 9 बार और विदथ को 122 बार चर्चा किया गया है। उसके बाद यहाँ नोट में कुछ दिया गया है आपको, जैसे नोट में दिया गया है कि सभा तथा विदाई में भाग लेने वाले अनुमानित महिलाओं का वो भी थी। देखिए सभा तथा विदाई में जो भाग लेते थे उसमें अनुमति है कि महिला भी उसमें सम्मिलित होते थे। नेक्स्ट है वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी। क्या था, वैदिक समाज की सबसे छोटी जो इकाई था गांव था। इसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। इसके मालिक को क्या कहा जाता था, ग्रामिक कहा जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ी इकाई जन होती थी। सबसे बड़ी इकाई क्या था, जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते हैं। जिसके मालिक को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था, राजन। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। जन का आकार बढ़कर क्या हो गया, जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होता है, उसी कारण कृषि जो है तेजी होने लगता है और अर्थव्यवस्था तेजी से परिवर्तन होने लगता है। समाज धीरे धीरे ग्रामीण से नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो जाता है और जन से बढ़कर जनपद हो जाता है और जनपद से भी बढ़कर महाजनपद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। महाजनपद का जो काल था सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कुल 16 महाजनपद हुए।
कितना महाजनपद? 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा गौतम बुद्ध के अंगतुर निकाय में किया गया। बौद्ध ग्रंथ के अंगतुर निकाय में किया गया है। ठीक है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। कौन था? मगध था, जो आगे चलकर इन महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था। आगे चलकर बाकी जो जनपद था उस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं ये है, इस समय घड़ा, मनका, मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? ये 4 प्रकार के होते थे। पहला जो है धूसर मृदभांड था, दूसरा काला मृदभांड, तीसरा लाल मृदभांड और चौथा जो है मिश्रित मृदभांड होते थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं, सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन सा मृदभांड का प्रचलित था, तो धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। मिश्रित मृदभांड में क्या था? लाल और काला दोनों रंगों का मिश्रण होता था। आगे देखिए, इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। इस समय 3 प्रकार का यज्ञ किया जाता था। चलिए उसको भी जान लेते कि कौन कौन सा यज्ञ होते थे। पहला जो है यहाँ पे देखिए, अश्वमेघ यज्ञ। इसमें घोड़ों को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक क्षेत्र राजा ले लेता था। यानी यज्ञ करके घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और जहाँ जितनी दूर तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का जो ज़मीन होता था वो राजा ले लेता था और घोड़ा को रोकने वाला व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो ये था अश्वमेघ यज्ञ। उसके बाद है वाजपेयी यज्ञ। यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। तो वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था? इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। इससे क्या होता था? राजा के शक्ति प्रदर्शन होता था। नेक्स्ट है तीसरा यज्ञ जो है राजसूय यज्ञ। इसमें था राज्य अभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। ये राज्य अभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ थे। पहला था अश्वमेघ यज्ञ, दूसरा है वाजपेयी यज्ञ, तीसरा है राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजित खेरी से लोहा की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद है वैदिक काल में 60 दर्शन दिए गए हैं। तो 6 प्रकार के दर्शन थे। कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए। पहला है सांख्य दर्शन, जिसका उत्खनन करता है कपिल देव। उसके बाद है व्यय दर्शन, जो कि गौतम से संबंधित है। योग दर्शन पतंजलि से। वैशेषिक दर्शन कनाद से। उत्तर मीमांसा वदरायन से। पूर्वी मीमांसा जैमिनी से। ये जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं, आप इसको VVI भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे नोट में कुछ दिया गया है। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। तो गौतम बुद्ध का जो अधिकतर उपदेश दिए गए हैं उनके द्वारा, वो सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। अब यहाँ पे दिया गया है सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर क्या था। तो देखिए यहाँ पे एक साइड आपको दिया गया है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता और दूसरे था वैदिक सभ्यता। ये जो नगरीय थी, सिंधु सभ्यता जो थी और यह हड़प्पा सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो था ग्रामीण सभ्यता था। यहाँ जो था मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी और यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था था। प्रमुख पशु बैल था यहाँ का,
और यहाँ पर मुख्य पशु गाय हो जाता है। इसका जो नियोजन है ये नियोजन था और यहाँ तो सामाजिक नियोजन है, यहाँ जो है नियोजन है और यहाँ सामाजिक नियोजन हो जाता है। आगे देखिए, युद्ध से परिचित नहीं थे और गाय के लिए युद्ध होता था। यहाँ जो था वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध होता था और यहाँ जो लोग थे युद्ध से परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता में। कांसे की खोज होता है यहाँ हड़प्पा सभ्यता में, और वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज होती है। यहाँ जो था कृषि और व्यापार दोनों होता था और यहाँ कृषि और पशुपालन होता, व्यापार नहीं होता था यहाँ। 8वां है, शिव तथा मातृ देवी की पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन यहाँ जो था वैदिक सभ्यता में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। अब यहाँ पे देखिए वन लीनियर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको पढ़ना है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मिलाकर को दिया गया है वन लीनियर क्वेश्चन को। तो सबसे पहला है, अर्थव्यवस्था अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां के समान माना गया है। वे संगठन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे फिर से आपको पढ़ दे रहे हैं कि अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां के समान माना गया है। पहला है सभा और दूसरा है समिति। ये दोनों को क्या माना गया है? अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां के समान माना गया है। नेक्स्ट है, किसी ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? तो है पुराण में। किसमें? पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? तो 10वां मंडल में, 10वें मंडल में। ठीक है। अगला है, किन 2 मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो पहला और 10वां मंडल में, पहला और 10वां मंडल में। नेक्स्ट है, जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे थे अगस्त्य मुनि। कौन थे? अगस्त्य मुनि। नेक्स्ट है, वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद का पुरुष सुसूक्त में, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में यह हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वैदिक आर्यों द्वारा उत्पत्ति सबसे प्रमुख खाद्यान्न था। कौन था? यव यानी जौ। यानी वैदिक आर्यों द्वारा उत्पत्ति सबसे प्रमुख जो खाद्यान्न था यव यानी जौ था। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में यह हमें प्राप्त होता है। किस अधिकारी को राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता था? तो ग्रामिणी को। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आवाहन करते थे? तो भौतिक सुख एवं विजय के लिए, भौतिक सुख एवं विजय के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? तो यजुर्वेद। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? तो यजुर्वेद पे। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो ब्रह्मवेद। क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता है पानी ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रियों को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये लिखा गया है। नेक्स्ट है, किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता
अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है तो असुर, असुर में ये कहा गया है। नेक्स्ट है, किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है तो निरुक्त में। किसमें? निरुक्त में। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब व दिल्ली में। पंजाब व दिल्ली में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उदित है? तो मुंडक उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहावस्था, वनप्रस्थ एवं सामान्य 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो जबलो उपनिषद में। जबलो उपनिषद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कौन सी थी? तो सरस्वती। सरस्वती। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? तो विदत। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। किस वेद की रचना गद पद दोनों में किया गया है? तो यजुर्वेद को। यजुर्वेद को गद और पद दोनों में किया गया है। नेक्स्ट है, किस साहित्य में पहली बार राजसूय या अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण में। ब्राह्मण। स्रोत सूत्र, संलग्न, सुलभ सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी। सॉरी, थोड़ा सा कट रहा है। सबसे पुरानी वस्तु थी तो ज्योमिति की। क्या थी? ज्योमिति की। नेक्स्ट है, किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? तो ये आर्यों का बताया है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? तो पशुपालन पर। प्रारंभिक वैदिक जो समाज था किस पर आधारित था? पशुपालन पर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे दशराग युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया था। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है, मानसेहरा, सहबजगढ़ी, बोगजैकोई और जूनागढ़ अभिलेख में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है वह है बोगजकोई। क्या है? बोगजकोई। नेक्स्ट है, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम रहुगन। कौन थे? ऋषि गौतम रहुगन थे। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मतेतम्मा या देवीतम्मा एवं नदीतम्मा के रूप में संबोधित किया गया है वह है सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। नेक्स्ट है, प्राचीनतम काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था क्या? शिकार। क्या था? शिकार था। नेक्स्ट पॉइंट है, आगे चलते हैं।
गायत्री मंत्र की रचना की गई थी किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है किसमें? संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया हुआ है वासुकी। कौन है? वासुकी। नेक्स्ट है उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है वैदिक कर्म कांड में होता है, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध क्या है? होता का संबंध क्या है? तो ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। कहाँ से? ईरान से। अधन्य माना जाता है किसको? गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। संस्कारों की संख्या कितना है? तो 16 है। 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय कहलाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी वंश या परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? तो अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। किससे? अग्नि से। इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा जो मंत्र पढ़ा गया अग्नि का। उसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो भी इंद्र थे। लास्ट पॉइंट जो है इसमें गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। तो नेक्स्ट डे हम लोग लगाएंगे वस्तुनिष्ठ। तो लगे रहिए, आगे मिलते हैं।